नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज इसरो के द्वारा सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नए SSLV D1 प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण किया गया है। SSLV इसरो के द्वारा निर्मित एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान है जिसकी आज प्रथम फ्लाइट थी। आगे बढ़ने से पहले हम लोग SSLV D1 के प्रक्षेपण की झलकियां देख लेते हैं। 3, 2, 1, 0। Plus 5 seconds. Normal P1 tracking, PT tracking, R2 tracking. P2 tracking. That was a brilliant liftoff, a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। तो प्रक्षेपण के पश्चात मीडिया से बात करते हुए इसरो अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा था कि यह जो SSLV का है यह पहला फ्लाइट है। इसके सभी स्टेज जो है अच्छी तरह से काम कर रहे थे, परंतु टर्मिनल स्टेज में कुछ डेटा लॉस हो जाने के कारण इसके द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है तथा इसरो जो है इस स्थिति का विश्लेषण कर रहा है और आप लोगों को थोड़ी देर में या बाद में अपडेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि डेटा लॉस के कारण, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह जो मिशन था यह डेटा लॉस के कारण यह सफल नहीं हो पाया। इस प्रक्षेपण के साथ ही भारत आजादी सेट उपग्रह तथा प्राथमिक उपग्रह E0S-02 का प्रक्षेपण इसके माध्यम से कर रहा था, परंतु असफलता के कारण यह प्रक्षेपण पूर्ण रूप से सफल नहीं कहा जाएगा। दोपहर में इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि यह जो उपग्रह यान था इसने सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट के स्थान पर इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है, जिसके कारण जो सैटेलाइट्स हैं अब ज़्यादा ये यूज में नहीं है और इस कारण को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टीम गठित की जा चुकी है और यह टीम जो है इसके रिकमेंडेशन और इसके विश्लेषण के आधार पर इसरो जो है जल्द ही SSLV D2 का प्रक्षेपण करेगी। यह जो स्टेटमेंट था इसरो के चेयरमैन के द्वारा दिया गया था। आज के इस सेशन में हम लोग SSLV के ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि PSLV के होते हुए भी इसरो को एक नए प्रक्षेपण यान की आवश्यकता क्यों है। साथ ही इस प्रक्षेपण के साथ प्रमोचित किए गए दो यान आजादी सेट और EOS-02 के विषय में भी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि आखिर ये दोनों उपग्रह क्या थे और क्या काम करने वाले थे। तो सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि SSLV क्या है। तो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में नैनो, स्मॉल और मीडियम उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक रेडी टू यूज प्रक्षेपण वाहन है। यह देश का पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इससे पहले जो भी छोटे उपग्रह, चाहे वो नैनो उपग्रह हो, स्मॉल हो या मीडियम उपग्रह हो, उनके प्रक्षेपण के लिए हमें PSLV पर निर्भर करना पड़ता था, जिसके कारण उपग्रहों के प्रक्षेपण में काफी देरी होती थी। साथ ही साथ जो खर्च था, उपग्रह के प्रक्षेपण में जो खर्च था वह अत्यधिक ज्यादा था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तथ्य है कि जब तक कि PSLV के पेलोड के बराबर के उपग्रह हमें प्राप्त नहीं हो जाते थे तब तक हम लोग PSLV का प्रक्षेपण नहीं कर पाते थे। यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग SSLV को देख लेते हैं कि यह क्या है। तो SSLV जो है आपका 3 स्टेज है, इसका 3 स्टेज है और तीनों स्टेज जो है यह सॉलिड फ्यूल से यह चलता है। ध्यान रखिएगा, यह सॉलिड फ्यूल के माध्यम से चलता है। इसकी लंबाई है आपका 34 मीटर, डायमीटर इसका 2.1 मीटर का है, लिफ्ट ऑफ मास जो है इसका 120 टन का है और इसके टर्मिनल स्टेज में लिक्विड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है। जहां PSLV को लॉन्च पैड तक लाने और असेंबल करने में 2 से 3 महीनों का समय लगता था, वहीं SSLV को
सिर्फ 24 से 72 घंटों के भीतर ही असेंबल किया जा सकता है और हम इसे लॉन्च भी कर सकते हैं। इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी। यदि हम तुलनात्मक रूप से PSLV और SSLV को देखें तो दोनों में जो SSLV है यह PSLV से 10 मीटर छोटा है, वही डायमीटर भी SSLV का PSLV के से कम है। स्टेज की बात करें तो PSLV 4 स्टेज का है और SSLV 3 स्टेज का है। वहीं PSLV 320 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है और SSLV 120 टन के। लोडिंग कैपेसिटी जो है PSLV की वह 1750 kg की है, वहीं SSLV की लोडिंग कैपेसिटी 500 kg की है। दूरी जो है PSLV के द्वारा 600 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है अंतरिक्ष में, वहीं SSLV 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वहीं तैयार करने में जो PSLV का समय लगता है वह 60 दिन के आसपास का है और SSLV को 24 से 72 घंटों के अंदर हम लोग तैयार करके इसे प्रक्षेपित कर सकते हैं। आगे हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि EOS-02 उपग्रह है जो है यह क्या था। तो इसका जो पुराना नाम था यह था माइक्रोसेट 2A और यह जो सैटेलाइट थी SSLV से लॉन्च होने वाली आज जो लॉन्च हुई है उसकी यह प्राथमिक सैटेलाइट है। यह जो सैटेलाइट है यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो अगले 10 महीनों तक अंतरिक्ष में रह करके काम करता है। इसका जो कुल वजन था इस सैटेलाइट का यह 142 किलोग्राम था, 142 kg इसका वजन था। इसमें मिड और लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है जिसका रेजोल्यूशन जो था वह 6 मीटर का था। इसके द्वारा जो है मैपिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, आपका सॉइल हो गया, कोस्टल स्टडीज हो गया, इन क्षेत्रों में इस सैटेलाइट के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह जो सैटेलाइट है यह रात में भी निगरानी करने में सक्षम है तथा इसका जो उपयोग था भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा भी किया जाना था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आज जो प्रक्षेपित किया गया है आजादी सेट SSLV D1 के माध्यम से हुआ क्या है। तो आजादी सेट का जो विकास था यह भारत के 75 स्कूलों की 750 लड़कियों के द्वारा, जो कि मुख्य रूप से गांव में पढ़ने वाली लड़कियां थी, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह जो सैटेलाइट है यह एक 8 किलोग्राम का एक क्यूब सेट था जो कि 75 पेलोड कैरी कर रहा था और प्रत्येक का जो वजन था वो 50 ग्राम था। और यह जो आजादी सेट था यह मूल रूप से फेम्टो एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष में करता। इस सैटेलाइट का जो इंटीग्रेशन है वह स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा किया गया था। इसमें जो UHF और VHF ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए थे यह मूल रूप से एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स इनके द्वारा काम करते। साथ ही साथ इसके पेलोड में एक सेल्फी कैमरा तथा एक सॉलिड स्टेट पिन डायोड बेस्ड रेडिएशन काउंटर लगा हुआ था जो कि ऑर्बिट में आयोनाइजिंग रेडिएशन की माप करता। आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर जो हमारा इसरो है उसे PSLV के स्थान पर एक नए SSLV की आवश्यकता क्यों हुई। तो यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जो यह SSLV का जो लॉन्च था यह मूल रूप से 2018 में ही शेड्यूल किया गया था तथा 19 और 20 में फैले चीनी रायते, जिसे हम लोग की कोविड-19 महामारी के नाम से जानते हैं, उसके कारण इसमें लगातार डिले होता गया। विशेषज्ञों ने इसे भारत के लिए एक गेम चेंजर कहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में SSLV का जो विकास है विशेषज्ञों के द्वारा एक गेम चेंजर कहा गया है। यदि हम लोग हाइलाइट्स देखें इस रॉकेट की तो इसे केवल 72 घंटों के अंदर ही तैयार किया जा सकता है और इसे तैयार करने में केवल 5 से 6 लोग ही लग सकते हैं। यदि हम लोग PSLV को तैयार करने की बात करें तो वहां एक 600 लोगों की टीम लगती है और कुल 70 दिनों का समय लगता है, तब जाकर के एक PSLV प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित करने के लिए तैयार खड़ा दिखाई देता है। वहीं कॉस्ट की बात करें तो 1/10वां भाग इसका कॉस्ट है PSLV के मुकाबले में। वहीं इस यान के द्वारा भारत प्रत्येक सप्ताह एक उपग्रह का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में कर सकता है। अब यहां पर है कि वर्तमान समय में जो भी देश हैं या जो भी कंपनियां हैं वह मूल रूप से स्मॉल और माइक्रो सैटेलाइट्स का निर्माण
कर रही हैं और यह इनकी जो मात्रा है वो लगभग कुल सैटेलाइट्स का 90% है। और इस मार्केट को पकड़ने के लिए इसरो ने SSLV का विकास किया है। अब यहाँ है कि इन प्रक्षेपण यानों के द्वारा जब तक इनके लोड कैपेसिटी के अनुसार सारे उपग्रह नहीं मिल जाते हैं तब तक इन्हें प्रक्षेपित नहीं किया जाता है। यदि प्रक्षेपित किया गया तो इनका कॉस्ट काफी ज्यादा होगा। और SSLV में है कि आपका कम कॉस्ट में ही सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया जा सकता है। जो वेटिंग सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करने के लिए जो वेट किया जाता है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, अब वह वेट वो लोग नहीं करेंगे और SSLV के माध्यम से ही अपने सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में देखा गया है कि स्मॉल सैटेलाइट्स का जो डिमांड है वो अत्यधिक बढ़ गया है और इसरो जो है SSLV पर फोकस करते हुए स्मॉल सैटेलाइट्स के मार्केट में भी कदम रखना चाहता है। यदि हम लोग अगर एक अनुमान को देखें तो अगले 10 सालों में हजारों जो सैटेलाइट्स हैं स्मॉल, नैनो और मीडियम सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण विभिन्न देशों और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। तो यह एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और भारत यदि इस मार्केट में अपना हिस्सा चाहता है तो PSLV के साथ साथ उसे SSLV का विकास करना होगा, जिसके माध्यम से हम उस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप भारत विदेशी मुद्रा का भी अर्जन कर पाएगा। यद्यपि आज का जो मिशन था वह फेल माना गया है, परंतु यहाँ हम लोग देखें कि भारत का जो वर्क हॉर्स है PSLV, वह भी अपने पहले मिशन में सितंबर 1993 में इसका पहला मिशन असफल हो गया था, परंतु अक्टूबर 1994 में सफलता के साथ आज तक PSLV ने केवल सफल ऑपरेशन ही किए हैं। ध्यान रखिएगा, PSLV के आज तक केवल सफल ऑपरेशन ही हुए हैं। PSLV के द्वारा ही भारत ने चंद्रयान 1 को 2008 में और 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट मॉम को भी प्रक्षेपित किया था अंतरिक्ष में। इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो GSLV की जो पहली फ्लाइट थी अप्रैल 2001 में, जिसके द्वारा GSAT-1 का प्रक्षेपण किया गया था, वह भी सफल ही था। और इसका जो फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट था GSLV MK3 का, जो कि भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, उसका भी पहला प्रक्षेपण सफल रहा था और इसके द्वारा सैटेलाइट GSAT-19 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में 2017 में स्थापित कर दिया गया था। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से नवीन जानकारियां प्राप्त हुई होंगी तथा आज के प्रक्षेपण से संबंधित जो भी तथ्य हैं या SSLV की क्यों आवश्यकता है उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल गए होंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करते जाएं क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।